चलिए कोई और भी कंफ्यूजन है, दिक्कत है तो हम लोग बात कर ले। चलिए ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार झा जी के बात पर आप लोग पहले देख लीजिए, उनकी बात पर भी ध्यान दीजिए, बड़ी बढ़िया बात कर रहा है भाई। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए तो अब हम लोग ध्यान दें, आज के क्लास को हम लोग शुरू करें। हमारे पास थोड़ा 15 मिनट इधर कर दिया है, बीच में मैथ का भी जिन बच्चों को है मैथ अभी निःशुल्क 20 क्लास लगभग चलेगा, और 20 क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अलजेब्रा का जो सेक्शन था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। 20 क्लास आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें शुल्क नहीं लग रहा, वो निःशुल्क है जिसमें आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए अब आपकी इजाजत हो तो एक उठा दीजिए और फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग क्लास को जल्दी से शुरू कर देते हैं, और आप लोग भी इस लिंक को फटाफट अपने मित्रों को शेयर कर लें कि मैक्सिमम बच्चे इस क्लास से जुड़ जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगभग 500 बच्चे लगातार लगभग जुड़ने जा रहे हैं। रिवर का पीडीएफ जो है पिछला जो है गंगा नदी तंत्र कंप्लीट है, उम्मीद है कल आप लोग को मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, वेरी गुड, एक उठा देते हैं और हमने क्लास यहाँ पर शुरुआत अभी यहाँ पर करेंगे। कलानंद जी एकदम सबसे पहले आप शेयर करते हैं, बहुत जो है आभार और धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छी बात, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए इसमें हरियाणा से भी हमारे साथ मित्र जुड़े हैं, सबका स्वागत है। विभिन्न जगहों से मित्र हमारे जुड़े हैं, सबका स्वागत है। सब लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि हम दोनों के बीच एकदम पूरे अपनापन का संचार जो है संप्रेषण हो सके। और उसके बाद अब आप क्लास को पूरे ध्यान दीजिए और एकदम आज हम लोग एक नदी तंत्र देखेंगे। गंगा में कुछ और वर्क हम करेंगे आपका, कौन गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन है, सोन नदी कहां से निकलती है, दक्षिण सहायक, उत्तर सहायक, यमुना की भी सहायक जो है हम लोग केन बेतवा चंबल सभी की बात करेंगे, लेकिन लास्ट उसी गंगा से हम लोग करेंगे। अभी गंगा उतना पच जाए तो बहुत अच्छी बात। अब आज हम लोग जो मेन सिस्टम चलेंगे, ये हम लोग आज चलने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र के बाद तब हम लोग चलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तब प्रायद्वीपीय भारत की नदी पढ़ेंगे, और लास्ट फिर 1 घंटा गंगा को हम लोग फिर से एक बार सुन लेंगे, तो पूरे का पूरे एकदम निर्मल हो जाओगे, और तब नदी से आपका टेस्ट हो जाएगा। मतलब 3 क्लास और अभी हम लेंगे, तब रिवर का सेक्शन से कहीं भी अप टू यूपीएससी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हम लोग पूरे यूपीएससी लेवल तक की बात कर रहे हैं। आईएएस की परीक्षा में भी बैठोगे तो आपको देखिए जीएस में इससे ज्यादा रिवर की जरूरत नहीं होगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर बचते भी हैं तो टेस्ट के माध्यम से हम यूपीएससी का तमाम क्वेश्चन बैंक से जो प्रीवियस ईयर आया है वो सभी आपको देंगे और डिस्कस करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करें, ध्यान से सुनेंगे आप सब कोई। अब कमेंट सेक्शन एकदम कम कर दीजिए, और तब देखिए सिंधु नदी तंत्र को आज हम लोग पूरा बढ़िया से सुने समझें, और तब आपका क्लियर हो जाएगा। एक दो बातें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझ लें और तब क्लियर होगा। सिंधु जो नाम आप देख रहे हो, ये नाम मुख्य रूप से ईरानियों का दिया हुआ है। ईरान के लोग जो थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे, और इसी से धीरे धीरे हिंदू शब्द का डेवलपमेंट होगी। जो यूनान वाले लोग थे, यूनान वाले लोग इसी सिंधु को इंडोस कहते थे, इंडोस नाम दिए, और धीरे धीरे जो रोम वाले लोग थे इसी को इंडोस को इंडस नाम दिए, और इंडस रिवर के क्षेत्र में रहने वाले लोग को वो लोग इंडियन कहते। यानी हम लोग की जो पहचान अभी इंडियन के रूप में है, हम लोग की पहचान जो हिंदू के रूप में इस देश वाले को है, इस देश का नाम अगर हिंदुस्तान है, तो ये सारा नाम मिलने का श्रेय सिर्फ एक नदी को है, और वो नदी है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु के कारण हम लोग इसको हम लोग टेक किए थे। तो अब जरा इसमें पूरे ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, एकदम आपसे अनुरोध है कम से कम कमेंट कीजिए, और एकदम पूरा का पूरा ध्यान हमारे साथ एकदम कंसंट्रेशन यहाँ पर रखें, और तब देखिए क्लास कितना अच्छा आप कर पाते हो। हम बिल्कुल जीरो लेवल के से आपके साथ चल रहे हैं और आप पूरी बात हमारे साथ समझ पाएंगे। यूनान के लोग सिंधु को इंडोस कहते थे, रोम के लोग सिंधु को इंडस कहते थे, और इंडस जो देख रहे हो इसी क्षेत्र के रहने वाले लोग को इंडियन कहते। और फिर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले भारत में भी जो लोग आए, वो सभी भारत में लोग जो आए, ये सभी लोगों का हम लोग सब लोग जानते हैं सबसे पहला निवास स्थान सिंधु रहा। हमारे ऋग्वेद में भी आपको ध्यान रहना चाहिए, हमारे ऋग्वेद में भी देखिए विकास जी का क्वेश्चन है सासाराम से, लंबाई के अनुसार 5 क्रम। कई मित्र ही आपको दे देंगे, कोई मित्र सोच करके जल्दी से उनको आंसर दे दीजिए। चलिए अभी आप सुनिए, फिर गंगा एक बार आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कोई मित्र दे देगा गंगा आपका सबसे ज्यादा कहां, फिर कहां सेट कर लो 5 जगह। तो हम लोग देखें इसमें ऋग्वेद में भी सिंधु नदी की सबसे अधिक चर्चा आई, तो इसमें सबसे अधिक चर्चा हम लोग देखे थे ऋग्वेद में भी सिंधु नदी की, और ऋग्वैदिक काल के लोग हम लोग देखे कि इसमें सिंधु के क्षेत्र में ही मुख्य रूप से निवास किए थे। अब इसमें हम लोग आज के क्लास में देखें सिंधु के बारे में एक और बेसिक बात। कोई जो बड़े बड़े रिवर होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि वो पर्वत से निकलते हैं। पर्वतों पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं। एक ग्लेशियर के पिघलने से नीचे कुछ ऊंचाई पर झील का निर्माण होता है, बड़े क्षेत्र में पानी जम जाते हैं, और इस झील से ही रिवर निकलती है। यानी आपको क्वेश्चन 3 स्तर का आ सकता है। पहला, कोई रिवर है तो किस पर्वत से निकलती है, तो पर्वत का नाम अलग हो जाएगा। किस झील से निकलती है तो झील का नाम अलग हो जाएगा, और किस ग्लेशियर से निकलती है तो ग्लेशियर का नाम भी अलग हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग को पूरा का पूरा ये ध्यान में आ गया कि अब इसमें पर्वत का नाम बोलेगा तब हम क्या देंगे, ग्लेशियर का नाम हम बोलेगा तब क्या देंगे, और झील का नाम बोलेगा तब हम लोग क्या देंगे। अभी अब आपसे तमाम प्रश्न हम चल रहे हैं, इस बात को हमने समझाया कि रटने वाले लड़के केवल एक ही चीज रटे रहते हैं, उनको सिर्फ याद एक ही चीज रहता है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, और कुछ नहीं रटता है, और कुछ नहीं रटता है। तो उनको जब यही क्वेश्चन आना शुरू होता है तो फिर परेशान होने लगते हैं। अब उनको क्वेश्चन आता है कि बताओ किस ग्लेशियर से निकलता है, क्वेश्चन आता है किस पर्वत से निकलता है, क्वेश्चन आता है किस झील से निकलता है, सब चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब अभी हम एकदम जीरो लेवल से इस क्लास को अभी शुरू कर रहे हैं। आपसे अनुरोध होगा कि पूरी अपनी एनर्जी यहाँ पे बनाए रखें, और इस एनर्जी के साथ इस क्लास को समझें कि लगे कि आज का क्लास सचमुच बहुत मजा आ गया और बहुत ही आनंददायक क्लास हमारा रहा। तो इसमें हम चाहते हैं पहले छोटी सी बात, ये आप सब लोग जानते हो, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हिस्सा है हम उसको बना रहे हैं, और यहीं पे हम लोग देखें ये हिमाचल प्रदेश है, और फिर उत्तराखंड का हिस्सा आ जाता है। ये हमने एक मानचित्र बनाया, और इस साइड में पूरे आप जानते हो यहाँ पाकिस्तान है। चलिए तो अब हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे उधर पाकिस्तान है और इस साइड में चीन है, और चीन का निचला जो क्षेत्र है इसी का नाम तिब्बत है। चीन का जो निचला हिस्सा है वो तिब्बत है, और तिब्बत की राजधानी सब लोग जानते हो लहासा है। तिब्बत हमेशा चाहता है कि हम चीन से अलग हो जाए, भारत भी इसी कोशिश में।
अगर चीन से तिब्बत अलग हो गया तो हमारा पड़ोसी दूसरा देश तिब्बत ज्यादा हो जाएगा, चीन की सीमा बहुत कम लगेगी और हम लोग को जो टेंशन लगातार चीन दे रहा है उससे भी मुक्ति हो। अमेरिका गुस्सा करके अभी तिब्बत को स्वतंत्र देश तक घोषित कर दिया। तिब्बत प्रयास करता है लेकिन चीन में साम्यवादी शासन है, आप सभी लोग जानते हो, वहां जबरन शासन लोग कर रहे हैं और जबरन शासन करने से वहां पे समस्याएं क्या हो रही है, लोग रोड पर सरकार के खिलाफ उतर नहीं सकते, वो एकदम समझिए जस्ट लाइक कैदी जैसे जीवन जी रहे हैं चीन वाले लोग। और चीन अभी सिर्फ एक चीज से परेशान है, सिर्फ एक चीज, और वो परेशानी है हम साम्यवादी यहां पर व्यवस्था रखने के कारण एकदम टाइट लोगों पर नियंत्रण करते हैं और यदि हमारा जीडीपी खराब होगा, देश की अर्थव्यवस्था नीचे चली जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगा, वो चीज होगा यहां विद्रोह। और चीन के शासक नहीं चाहते कि विद्रोह हो और उसको रोकने का एक ही उपाय है, अगल बगल किसी दूसरे देश में लड़ जाओ, उलझ जाओ, ताकि अखबारों का हेडलाइन बदल जाए और जनता का ध्यान जीडीपी से हटके उधर चला जाए। और इसीलिए लगातार लद्दाख क्षेत्र में आप देख रहे हैं चीन की गतिविधि, केवल भारत ही नहीं दूसरे देशों के साथ भी इसकी एक्टिविटी बदली हुई है और ये सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो लगातार अभी कई आरोप भी लग रहा है कि जो कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत चीन ने ही किया, इसके प्रयोगशाला में बना, कंफर्म नहीं है, लगातार ये चीज अभी पहलू जांच हो रहा है। अगर सत्यापित होता है तो अंतरराष्ट्रीय बहुत स्तर के दबाव भी पड़े। तो अभी तो फिलहाल जिनकी आंखें ठीक से नहीं खुलती हुए चाइनीज लोग भारत को आंख दिखाने के फेर में लगे। एक बार हुआ कि चाइनीज ने भारत को आंख दिखाया तो भारतीयों ने कहा कि ठीक से आंख तुम्हारी खुलती नहीं है और हमें आंख दिखाने चले। तो अब हम लोग अभी इस चीज को छोड़े, अब यहीं से आपकी कहानी हम शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि पूरे बढ़िया से इस बात को समझो। बाकी करंट अफेयर के फेज में झील जब पढ़ाएंगे, जैसे दर्रा में आप लिपुलेख दर्रा पढ़े, उसी प्रकार से इस समय करंट के फेज में अभी झील में बहुत इंपॉर्टेंट लद्दाख का एक झील आ रहा है, वही मेन विवाद चाइना वर्सेस इंडिया में चल रहा है। तो हम लोग झील में फिर उसका डिस्कशन करेंगे, क्या वहां पर समझौता था, कहां पर क्या किसका क्लेम है, क्यों वहां पर विवाद चल रहा है। तो अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, हम इसमें अब यहां से जीरो लेवल से चल रहे हैं, अब इसको ठीक से समझें। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनेंगे, तिब्बत में यहां पर हम लोग देखें एक पूरे पर्वत है जिसकी चर्चा उत्तराखंड में किए थे और ये पर्वत का नाम आपको बताए थे कैलाश पर्वत है। आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि बताओ ये सिंधु नदी किस पर्वत से निकलती है, तो आपका आंसर होगा कैलाश पर्वत। इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहीं पर एक ग्लेशियर है। क्या कोई लड़के हमको बता सकते हो सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? जल्दी आंसर दो तो हम समझेंगे कि एकदम ठीक ठाक आप लोग सोच पा रहे हैं। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, जल्दी आंसर दीजिए। पोंगयोंग झील को तो आप लद्दाख की बात कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन सुष्मिता जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो लद्दाख जब डिटेल पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा। अभी हमने क्वेश्चन पूछा सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, आप इसका आंसर दीजिए। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, आपको हमने तीन चीज बताया, पर्वत, ग्लेशियर और झील, ये तीन बातें आपको दिमाग में सेट करना है। तो अब जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। चलिए अभी हम लोग देखें, इसमें आपको ध्यान रखना है इसके ग्लेशियर का नाम है बोखरचुंग ग्लेशियर, बोखरचुंग ग्लेशियर। तो आपको कभी भी पूछेगा सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है तो आंसर हो जाएगा बोखरचुंग ग्लेशियर से। सिंधु नदी किस पर्वत से निकलती है तो आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत से। और इसी ग्लेशियर के पिघलने से, बोखरचुंग ग्लेशियर के पिघलने से यहां लगातार पानी जमा हो रहा है और इसी झील को हम लोग मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। और यह मानसरोवर झील हमारा तिब्बत में स्थित है, तीनों पार्ट तिब्बत में स्थित है। यानी सभी बच्चे यहां पर समझ पा रहे हैं, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या तिब्बत में स्थित बोखरचुंग ये हमारा ग्लेशियर है और तिब्बत में ही स्थित मानसरोवर झील, इससे यहां सिंधु नदी निकलती है। और ये सिंधु नदी लद्दाख के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए एकदम हम लोग देखे थे, यहां पे सभी लोग को याद होगा हम तीन पर्वत बनाए थे, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। आप सभी को याद होगा कि लद्दाख और जोस्कर के बीच से सिंधु जाती। बात को ध्यान देना, यहाँ पे रिवर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ये कहां से गुजरती है, ये आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको दिमाग में सेट करना है कि लद्दाख और जोस्कर के बीच से ये सिंधु रिवर निकलती है। अब आपको यहां पर ध्यान से समझना है, इस मानचित्र को हम पढ़ाएं, मानसरोवर झील से चलते हुए लद्दाख और हम लोग देख रहे हैं जोस्कर श्रेणी के बीच से ये नंगा पर्वत के पास यहां टर्न होती है और यहां से टर्न होकर के और फिर एक सबसे बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है और सबसे ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। और हम लोग यहाँ पर पूरे सिंधु से जो जो प्रश्न आ सकते हैं सभी लोग यहाँ पे हमारे साथ ध्यान दीजिए, तो सिंधु से जितने भी प्रश्न होंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जो जो प्रश्न यहाँ पे बनते हैं पहले खूब बढ़िया से हमारे साथ सुनिए, तब क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे बनेगा इस चीज पर आप ध्यान दो। देखिए, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से हमें बता दीजिए सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। जल्दी से आप आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए कई लोग प्रयास करना शुरू कर रहे हैं और जो लोग प्रयास करेंगे उन लोग का एकदम सही होते चला जाएगा। हमने क्वेश्चन पूछा कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, हमें उम्मीद है आप लोग एकदम सही करेंगे। जल्दी 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 आंसर कीजिए, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
चलिए ध्यान दीजिए, सब बंटवारा से लेकर सब चीज क्लियर हो जाएगा। पहले पूरा सुन लीजिए, पूरे सुनने के बाद आपको सिंधु जल समझौता और तमाम चीज, इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। पहले आप जल्दी से इसका आंसर दें। वेरी गुड, देखिए कई बच्चे का आंसर सही आ रहा है। इसको तिब्बत में सिंगी खवांग के नाम से जानते हैं। सिंगी खवांग को ही हम लोग इसको कहीं कहीं शेरमुख भी कहते हैं, और इसी सिंगी खवांग के कारण कहीं कहीं इस ग्लेशियर को भी सिंगी खवांग ग्लेशियर भी कहता है। अगर चॉइस में सिंगी खवांग ग्लेशियर होगा तो बोखरचू नहीं रहे। बोखरचू के वहीं पर ग्लेशियर सिंगी खवांग ग्लेशियर भी कई लोग कहते हैं। कई बच्चे को हमने देखा ग्लेशियर पूछे तो उन्होंने सिंगी खवांग लिखा, लगता है नेट से सर्च किए होंगे। तो कोई बात नहीं, सिंगी खवांग इसका तिब्बत में सिंधु का नाम है, और सिंगी खवांग का मतलब होता है शेरमुख। अब देखिए कई बच्चे इतने ज्यादा हड़बड़ में बनाते हैं कि वो सांगपो, देखिए यहां भी कई बच्चे सांगपो कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सांगपो इधर से जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम। कई बच्चे को सांगपो ऐसे रट जाएगा कि वो ब्रह्मपुत्र पूछ रहा है कि सिंधु पूछ रहा है, सब घर आके समझे। वो केवल देखेगा क्वेश्चन में कि सिंधु का नाम तिब्बत में है ना, मारो सांगपो होगा, चॉइस में सांगपो दे दे। तो सांगपो मत मारो, सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। हम अभी तुम्हें सिंधु नदी चल रहा है, और इसीलिए सिंधु पर आप पूरे ध्यान दीजिए। तो पहला हमने एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझा दिया, और ये इंपॉर्टेंट बात सबको क्लियर हो गया। अब यहां पर दो तीन बात समझिए। सिंधु का भारत में अब सिंधु नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, और जो भी नदियां मिलेगी ऐसे मिलेगी। तो जल्दी ये देख के बताइए, ये दाएं मिल रही है कि बाएं मिल रही है, ये चीज देख के बताइए। भारत से सिंधु में मिलने वाली नदी दाएं है कि बाएं है, इस चीज को आप सोचिए। दाएं मिलती है कि बाएं मिलती है? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर रिवर ऐसे चल रही है तो इधर मुंह करके सो जाए, दोनों हाथ को फैलाएं, तो ये बायां हाथ है, तो ये बाएं का रिवर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आएगा कि सिंधु के दाएं सहायक नदी कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंधु का दायां सहायक नदी कौन है? और अभी हम चाहेंगे आप सभी बच्चे खूब हमारे साथ ध्यान दीजिए, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं हम आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहीं पे आपको दिमाग में सेट रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है आपका। लद्दाख घाटी से आपको यही बताए थे, काराकोरम और ये हम लोग देखे थे लद्दाख श्रेणी के बीच में, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक रिवर आती है, और ये सिंधु में जाकर मिल जाती है। इसी रिवर का नाम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, जिसका नाम था श्लोक नदी। बात ध्यान दीजिए, श्लोक रिवर की बात चली थी, और आपको पिछले क्लास में याद होगा हमने यहां पर प्रश्न किया था। यहां दो तीन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पहला, श्लोक रिवर भारत की ओर से ये सिंधु नदी में मिलने वाली दाएं सहायक नदी है। कभी भी सिंधु के दाएं सहायक की बात होगी तो श्लोक रिवर को, क्योंकि बाकी जो रिवर है, देखो कई बच्चे केवल सिंधु में केवल 5 रखता है, झेलम चिनाब रावी व्यास करके मार के निकल गए। उस समय फिर यही क्वेश्चन आपको आएगा, दाएं सहायक कौन है? चॉइस में झेलम चिनाब सब देगा, श्लोक भी लगा देगा। और इसमें आपको दिमाग में सेट रखना है कि एक श्लोक रिवर हो गया, और दूसरा इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक नदी आती है। आप सभी को याद है यह क्षेत्र गिलगित का क्षेत्र कहलाता है, और गिलगित भी दाएं सहायक नदी है, और गिलगित जहां मिलती है वहीं पे सिंधु नदी एक सबसे बड़ा गोर्ज का निर्माण करती है। और गोर्ज आपको समझाए, जब नदियां ऊपर से गिरती है तो शुरुआत में भी आकार की घाटी बनाती है, धीरे धीरे भी बड़ा हो जाता है, तो भी जब बड़ा होगा तो खड कहेंगे, और बड़ा होगा तो इसको गौर्ज कहेंगे। और जल्दी यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंधु के द्वारा जम्मू कश्मीर में बनने वाला गौर्ज विश्व का सबसे बड़े गौर्ज में से एक है, और इस गौर्ज का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। अभी कई क्वेश्चन आपके चलेंगे जो बहुत जबरदस्त होंगे, और खूब बढ़िया से इस चीज को हम लोग समझेंगे। जल्दी से आप बता दीजिए, इस सिंधु नदी के द्वारा बनने वाले गौर्ज का नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग बनाना शुरू कर दिए हैं। इस गॉर्ज का नाम आपको हम बता दें, इसे पुंजी गॉर्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पुंजी गॉर्ज विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज में से एक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज में से एक है जो सिंधु नदी के द्वारा बनती है, और सिंधु और गिलगित के मिलने के बाद तब इस गॉर्ज का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग दो तीन बेसिक बातें आपको ऊपर से चल रहे हैं जो मानचित्र में समझते हुए बहुत बढ़िया। देखिए कई बच्चे का जवाब पुंजी गॉर्ज आया है, वेरी गुड, बहुत नाइस, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी बहुत बातें और आपको कर लें। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है काबुल नदी, यहीं पे इसका एक घाटी है, ये नदी का नाम है सोहन नदी। सोहन नदी काबुल की ही एक जो है सहायक नदी है, इसका नाम है स्वात नदी। हाँ, हम ये सभी नदियां पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है, लेकिन हम इसीलिए इसको लिख रहे हैं ताकि सभी बच्चे, जिस समय हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में जब हम शुरू करते हैं पूर्व पाषाण काल की कहानी, पाषाण काल की कहानी, अधिकतर बच्चे को हम देखते हैं कि जब हम बोलते हैं सोहन नदी घाटी, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर सोहन नदी घाटी क्या आप पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हो इतिहास में, उसको खूब मजा आएगा कि सर समझ गए, सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन है, और सोहन और सिंधु के बीच का जो भाग है उसको सोहन नदी घाटी के नाम से जानते हैं। फिर यहीं पर इसका भी नाम तुमको मिलेगा, स्वात नदी घाटी। तो समझना कि सर समझ गए, काबुल की सहायक नदी स्वात है और स्वात नदी घाटी होगी। तो अभी सिर्फ हमने उसका नाम ले लिया इसीलिए क्योंकि भारत के इतिहास पढ़ने में सोहन नदी घाटी, स्वात नदी घाटी का काम पड़ता है, और जो बच्चे सिंधु यहाँ से समझे हुए हैं उन लोग का लगभग बेस यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो अब पहला बेस हम समझते हैं, ये सब लोग का क्लियर होगा। पहला बेस फिर से हम लोग यहाँ तक सुनेंगे। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई की बात करते हैं, सभी बच्चे को मालूम है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। एक लंबी नदी विश्व में से जितने भी है, एशिया महादेश के लंबी नदी में से यह भी एक है। और आपको ध्यान रखना है 2880 किलोमीटर लंबी जो नदी है,
अब इस नदी में हम लोग देखें अधिकांश भाग पाकिस्तान में बहता है। इसमें इंडिया में केवल लद्दाख सेक्टर में यह है, जम्मू कश्मीर की ओर नहीं। इंडिया में केवल लद्दाख सेक्टर की ओर ही केवल प्रवाहित, और 3 देश चीन, भारत और पाकिस्तान में इसके जल प्रवाहित हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यों का, तो उस पर आपका ध्यान चाहिए। ध्यान दीजिए जरा बढ़िया से। सिंधु नदी में अब हम लोग देख लिए कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो 2880 इसकी यहां से लेके यहां तक कुल लंबाई। जल्दी से बता दो सिंधु नदी का भारत में लंबाई कितना है, तो आपको अक्सर 1111, 1112, ऐसे 1114 किलोमीटर तक आपको आंसर मिलेगा। यानी यहां से लेकर के इन तमाम मोड़ को अगर जोड़ दिया जाए तो 1114 किलोमीटर तक इसकी लंबाई केवल इंडिया में है। घाटी कहते हैं नदियों में जो आपका जहां जल ग्रहण क्षेत्र उसका है, वो नदियों की घाटी कहलाती, जहां तक का जल को ग्रहण कर सकता है। अब एक जल विभाजक टर्म आप सुनोगे, जैसे गंगा लास्ट करेंगे जल विभाजक की बात होगी। यहां तक का पानी अगर इस नदी में जा रहा है तो इस नदी का यह घाटी है, अगर इधर का पानी इधर चला गया तो इसकी यह घाटी। और तब हम लोग देखें 1114 किलोमीटर के बाद हम लोग जरा यहां पर ध्यान से सुनेंगे। अब इंपॉर्टेंट तथ्य एक आ रहा है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर सिंधु होगा। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी की भी बात हो तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी यही सिंधु नदी, यानी पाकिस्तान की, जैसे भारत की राष्ट्रीय नदी हम लोग की गंगा, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी ये सिंधु है। तो अब हम लोग जरा देखें सिंधु के बारे में जो बेसिक बात है, लास्ट बार सुनाएंगे। आप सभी लोग का दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ जाना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे का कंसेप्ट पूरा का पूरा बैठ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुने। इसमें सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत से निकलती है, पोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। जिसकी बात भी कहेगा वो चीज आपको यहां कर लेना है। दूसरी बात हमने बताया कि यह तिब्बत में प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख क्षेत्र में एक काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम के बाद लद्दाख और तब जौस्कर है। यह लद्दाख और जौस्कर श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है, और काराकोरम और लद्दाख के बीच से स्लोक रिवर प्रवाहित होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये पर्वतों के बीच वाला हिस्सा भी पूछता है। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखें, इधर से गिलगित रिवर का नाम है, और गिलगित रिवर जो देख रहे हो ये जहां मिलती है वहां सिंधु नदी विश्व का सबसे बड़ा गोर्ज का निर्माण करती है, और उस गोर्ज को पुंजी गोर्ज कहते हैं। और तब यह पाकिस्तान में जाकर के हम लोग देखें अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खवांग या सिरमुख है। यहां तक की बात सबका क्लियर हो गया। अब इसमें पाकिस्तान में भी हम लोग सिंधु को सिंधु ही कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से नहीं था, भारत से ही बटा है। पाकिस्तान तो हमारा ही गोतिया था जिसको हम लोग बांट दिए। अब गोतिया में तो दोनों समझो भाई ही भाई था, बांट दिए हैं तो जो यहाँ होगा वही वहां हो, इसलिए उसका भी नाम वहां सिंधु ही मिलता है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग सुने। अब जिन बच्चों को सिंधु का पूरे रूट सिस्टम समझना है, यहाँ खूब बढ़िया से हमारे साथ ध्यान दीजिए, तब रूट सिस्टम आपको अच्छा समझ में आएगा। ध्यान दिया बढ़िया से। ये देखो हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश में ही आप सभी को याद होगा 2 दर्रा पढ़ाए थे, ऊपर बारालाचा दर्रा और नीचे रोहतांग दर्रा। फिर से याद करो, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो आपको याद रखना है, बारालाचा दर्रा से 2 रिवर निकलती है, और एक रिवर का नाम हम लोग देखें चंद्र है, एक रिवर का नाम चंद्र है, और दूसरे रिवर का नाम भाग है। एक नदी चंद्र है और दूसरा नदी भाग है। फिर से सुनेंगे, बारालाचा दर्रे से 2 नदी निकलती है, चंद्र और भाग, और चंद्र और भाग जब मिल जाती है तो इसी नदी को चिनाब कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात जरा सुनते जाएंगे। चंद्र और भाग ये दोनों रिवर जब मिलती है तो इसको चिनाब कहते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के हिस्से में इसका उद्गम क्षेत्र है। आपको उद्गम क्षेत्र भी आपको पूछा जाएगा। अब यही बात हम लोग को ध्यान रखना है। चिनाब रिवर जब यहां से निकलती है तो आपको ध्यान रखना है कि यहां से यह ऐसे होते हुए और तब सिंधु में मिलती है, और सिंधु में मिलने वाली, ध्यान देंगे, सिंधु में मिलने वाली एकमात्र भारत की ओर से नदी अगर कोई है तो आपको ध्यान रखना है वो रिवर चिनाब है। बाकी कोई भी रिवर सिंधु में नहीं मिलेगा, वो सब चिनाब की सहायक इधर से होगा। और इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आते हैं, भारत की ओर से सिंधु में मिलने वाली नदी कौन है? तो आंसर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास सब देगा, आंसर चिनाब होगा। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये पाकिस्तान में जहां मिलती है उस जगह का नाम है मीठनकोट। ये जगह भी आपको पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत की ओर से एकमात्र रिवर है जो जाके मिलती है, और चूंकि एक ही रिवर मिलती है इसीलिए यह भारत की ओर से सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है, आपको दिमाग में सेट रखना है। भारत की ओर से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है अगर पूछा जाएगा तो आंसर चिनाब होगा। नेक्स्ट हम लोग अब यहां से दूसरी रिवर की ओर चलते हैं। धीरे धीरे आपके सभी रिवर यहां क्लियर हो जाएंगे। अगले रिवर की बात अगर करें तो आपको दिमाग में सेट रखना है, यही लद्दाख क्षेत्र में एक झील है जो हम लोग इसको वेरी नाग झील के नाम से जानते हैं। बगल में ही शेषनाग झील भी है, कहीं कहीं शेषनाग भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा पुस्तकों में वेरी नाग झील आपको मिलेगा। और इसमें आपको दिमाग में सेट करना है, वेरी नाग झील से एक रिवर निकलती है और बीच में ही एक बहुत बड़ा झील का निर्माण करती है। दिमाग में फिर से बैठा है, वेरी नाग झील से निकल करके बीच में एक बहुत बड़ा झील का निर्माण करती है, और इसी झील को बुलर झील के नाम से जानते हैं।
और यही हमारा झेलम नदी के नाम से जाना जाता है और झेलम के किनारे ही हमारा श्रीनगर स्थित है। और ये आपको दिमाग में सेट रखना है, कैसे गुजर रही है इस चीज को आपको सेट करना है। और ये पाकिस्तान का एक जगह है झंग, ये झंग नामक स्थान पर ये चिनाब से जाके मिल जाती। सभी लोग का पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। जो बच्चे पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पर दोगे तभी समझ पाओगे। अगर पूरा का पूरा ध्यान आपका नहीं होगा, नहीं समझोगे। जितने तरह का क्वेश्चन बनता है हम सभी प्रश्न चलेंगे और सब क्वेश्चन जब सुनोगे तब जाकर के लगेगा कि हाँ सर अब इसको पढ़ने में एकदम मजा आ गया और उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, जितना नाग वाला झील होगा वो लद्दाख क्षेत्र में होगा, ये आपको दिमाग में सेट करना है। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, अब थोड़ा सा क्षेत्र बदल गया है। चाहे उसे नाग हो, वेरी नाग हो, तो ये सभी लद्दाख क्षेत्र में ही आपको फिर से सुना रहा है। इसको एक बार और सुनिए, क्लियर हो जाएगा। जरा सुनो ठीक से। वेरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है और ये बूलर झील का निर्माण करती है। बूलर झील आपको दिमाग में सेट रखना है कि बूलर झील जो है ये सबसे बड़ा भारत का मीठा पानी का झील है। मीठा पानी का सबसे बड़ा भारत में ये झील है। और ये बूलर झील से फिर निकल करके ऐसे चलते हुए और फिर ये झंग नामक स्थान पर चिनाब रिवर से मिल जाती है। अब इससे जो जो प्रश्न उठते हैं उनको सुनिए। हम बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, कई बार प्रश्न इतना बेसिक आता है कि बच्चों को वहां गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, दो तीन बात। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा है, ठीक उसी सीमा के समानांतर ये नदी भी चल रही है। इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, कौन सी ऐसी नदी है सिंधु की सहायक नदी, या सिंधु भी नहीं देगा, कौन ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर गुजरती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। और वहां पे कई लड़के वहां गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये जगह है मुजफ्फराबाद और ये जगह है मंगला। मुजफ्फराबाद से मंगला तक पाकिस्तान का हिस्सा है। मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये जो झेलम नदी है ये हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर पैरेलल बहती है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहती है, तो आंसर झेलम नदी हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फिर आपका क्वेश्चन यहां पे आ रहा है। झेलम नदी के किनारे ही आप सभी लोग पढ़े हो श्रीनगर स्थित, और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था। ये राजतरंगिणी के कलहन से पता चलता है। तो हम लोग देखे ये यहाँ श्रीनगर स्थित है, ये भी हम लोग क्लियर कर ली। झेलम से जो जो क्वेश्चन बना, 4 क्वेश्चन मुख्य रूप से आते हैं, सब सुन लीजिए, फिर उसके बाद डिटेल करें। पहला, झेलम निकलती कहां से है, तो वेरी नाग झील से, लद्दाख क्षेत्र से। दूसरा, इसी के द्वारा एक झील बना बूलर झील, और बूलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। इसी के किनारे श्रीनगर स्थित है और यह भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है, मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक, और तब झंग नामक स्थान में चिनाब रिवर से मिल जाती है। तो हम समझते हैं कि सिंधु, झेलम, चिनाब ये 3 रिवर सबका क्लियर होगी। अब यहां से इंपॉर्टेंट चले, इसी रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे से एक रिवर निकलती है और ये नदी जो देख रहे हो, इसी नदी का नाम है रावी नदी। आपको पूछा जाएगा, उद्गम स्थल सबका पूछा जाएगा, और हम अंतिम जब एक बार बंधन राउंड में बांधेंगे तो आप सभी को ये मानचित्र दिमाग में आ जाएगा कि किसका उद्गम कहां है, और तुरंत आपको याद होते चला जाएगा। अब दिमाग में आपको सेट करना है कि रावी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। और जो हमारा चिनाब का उद्गम है, आपको बताए थे बारालाचा दर्रा है। 3 दर्रा हिमाचल में सिखाए थे, तीनों का देखो काम आ जाएगा, बारालाचा दर्रा तो चिनाब। फिर हम लोग देखे यहाँ पे जो दर्रा आपको बताए रोहतांग दर्रा, ये रावी, और आप सभी को याद होगा यहाँ पे छिपाए किला में, इसलिए सिपकिला दर्रा भी सभी को याद होगा, ये सिपकिला दर्रा है। हम लोग जितने भी परियोजना है, सारे परियोजना हम लोग एक साथ चलेंगे। झेलम पर कौन परियोजना है, सिंधु पर कौन परियोजना है, ये इन पर कौन परियोजना है, सारा परियोजना एक साथ चलेंगे। परियोजना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो उरी परियोजना हो, चाहे तुलबुल परियोजना हो, सारा झेलम पर आप परियोजना पूछ रहे हैं तो उरी तुलबुल ये सब चीज डिटेल चले। पहले अभी एकदम हमारे साथ दिमाग में समझते चली। तो हम लोग अभी देख लिए झेलम, चिनाब, रावी। ये रावी का हमने बताए ब्यास सर, यहाँ रोहतांग दर्रे से रावी निकला। अब यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं, दिमाग में सेट करिए। यहीं पर एक फिर झील है। ये तीनों नदियां जो देख रहे हो ये भारत से ही निकल रही, लेकिन यहां पर का जो झील देख रहे हो, ये झील फिर तिब्बत में है। कई पर्वतों के ग्लेशियर से यहां जो झील है, इस झील को राकसताल झील के नाम से जानते हैं। दिमाग में सेट रखेंगे, बहुत अच्छा आपको प्रश्न आएगा, और उन प्रश्नों का जवाब वही बच्चे दे पाओगे जो बच्चे अभी हमारे साथ इस कंसेप्ट पर ध्यान दे रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको लगेगा कि सर बहुत आसान लग रहा है, कारण आपने मानचित्र के एक एक नब्ज को ठीक से समझा है। जो बच्चे इसके एक एक नब्ज को समझोगे, कौन कहां से है, कैसे आ रहा है, आपको कोई प्रश्न दिक्कत नहीं होगा। और इसी राकसताल जो तिब्बत में है, यहां से एक रिवर निकलती है, 400 किलोमीटर लगभग तिब्बत में है, और इसी सिपकिला दर्रा से भारत में इन कर गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दर्रे से इन करता है, ये कई बार पूछा है। तो सिपकिला दर्रा से यह इन कर गया, और फिर ये भी जाकर के इसी चिनाब रिवर में मिल जाता है। सिंधु में मत मिला देना, भारत की ओर से सिर्फ एक रिवर है जो सिंधु में मिल रही है, बाईं ओर से मिल रही है, और वो रिवर सिर्फ एक है, वो है चिनाब। दाईं ओर से मिलने वाला हमने बताया ये था स्लोक, बाकी गिलगित तो पाकिस्तानी क्षेत्र में भी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का जो प्रश्न आते हैं उसको सुने। यहीं पे एक और हम लोग देखें
जहां से एक नदी निकलती है और ये नदी का नाम है, ऐसे चलती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्यास रिवर। दिमाग में सेट करेंगे। अभी हम ऐसे चले, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही है और इस रिवर को हम लोग कहते हैं ब्यास नदी, और नीचे वाले जो रिवर है इसको कहते हैं सतलज नदी। दिमाग में सेट करिए, चालू कर दो प्रोजेक्टर। तो अब ध्यान दीजिए, ध्यान दें कैसे कैसे हम लोग इसमें चलेंगे। एक मिनट थोड़ा सा एक ऑन कर ले। चलिए तो जरा ध्यान दो, देखिए चलो तो सुनेंगे सब कोई। अब यहां पर थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है और उस टॉपिक को जहां क्लियर करोगे तब क्वेश्चन राउंड आपका आना शुरू होगा। ध्यान दीजिए जरा बढ़िया से। ब्यास नदी कहां से निकलती है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है जिसको ब्यास कुंड के नाम से जानते हैं और ये ब्यास कुंड से ब्यास रिवर निकलती है। और ब्यास नदी कितनी अच्छी नदी है, कल्पना करो, भारत से निकल के भारत में ही समाप्त हो जाती है। ये पाकिस्तान नहीं जाती। ये कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इंडिया से निकल के इंडिया में ही समाप्त हो जाएंगे। तो एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी सिंधु की ऐसी सहायक नदी है जो भारत से निकल के भारत में ही समाप्त हो जाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वह ब्यास रिवर हो। देखिए ब्यास बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात बताते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका यहाँ से बेसिक 1 लेवल हो जाएगा, तब 2 लेवल के लिए और चढ़े। और जो बच्चे हमारे साथ एकदम बने हुए हैं, कई बच्चे हम देख रहे हैं बहुत मेहनत के साथ बिना कमेंट किए एकदम जुड़े हुए हैं, उन लोग एकदम क्लियर हो जाएगा उनका। जो लोग फालतू उठपटांग इधर उधर कर रहे हैं उन लोग को तो समस्या रहेगी, क्योंकि आपको एकदम ध्यान जब तक केंद्रित नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगी। तो अब जरा एक बार सभी नदियों का उद्गम देख लें। पांचों नदी का उद्गम सिंधु के बाद उसकी 5 सहायक है, पांचों का उद्गम एक बार देखते हैं, सबको याद हो जाएगा, तब इसके कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील, झेलम का उद्गम वेरीनाग, चिनाब का उद्गम हम लोग देख लिए। यहाँ पर जो हम लोग बताए 2 देख रहे थे, इस दर्रे का नाम था बाड़ा लाचा दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा से ये निकला। और रावी का हम लोग देखे रोहतांग दर्रा, र से रावी, र से रोहतांग, र से रावी, रो से रोहतांग, और ब्यास का देखे ब्यास कुंड और सतलज का देखे राकसताल। लास्ट बार एक बोल रहे हैं सिंधु और पांचों सहायक का उद्गम पहले सब लोग ठीक कर ली, फिर उसके बाद क्वेश्चन का स्टेप पढ़ाते जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला सिंधु का हम लोग देखे उद्गम मानसरोवर झील, फिर हम लोग जरा देखें जैसे झेलम चलेंगे वेरीनाग झील। आपको दिमाग में रखना है कि सर झेलम माने झेलेंगे कब, जब नाग काटेगा, वो भी वेरी 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 नाग, वेरी नाग तो झेलम, वेरी नाग तो झेलम, वेरी नाग तो झेलम, दिमाग में सेट रखेगा। चिनाब तो चंद्र और भाग से चिनाब, और ये बाड़ा लाचा दर्रा। फिर आपको दिमाग में सेट रखना है रावी तो ये रोहतांग, रावी रोहतांग, रावी रोहतांग, आपको दिमाग में सेट रखना है रावी तो रोहतांग। फिर इसके बाद आपको दिमाग में सेट रखना है, अब इसमें ध्यान दें, ब्यास जब आएंगे तो ब्यास कुंड, ब्यास जब आएंगे तो ब्यास कुंड, इसके बाद हम जैसे सतलज आएंगे तो राकसताल। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिंधु की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो भारत से नहीं निकलती है या हिमालय पार की नदी है। देखो 2 बातें, एक तो हिमालय यहाँ पे है, कौन नदी सिंधु की ऐसी सहायक है जो हिमालय पार का है, हिमालय के बाहर का है। तो आप समझ रहे हो ये सभी नदी जो देख रहे हो ये हिमालय के अंदर की नदी है। सिर्फ ये राकसताल से निकलने वाला ये सतलज नदी हिमालय पार की नदी है, ये भारत से नहीं आती, तिब्बत से आ रही। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर हो गया, सिंधु की कौन सी सहायक नदी हिमालय पार की नदी है। उम्मीद है सभी बच्चे का ये भी सही हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट 5-6 चीज आ रहे हैं उसको सुन लीजिए एकदम क्लियर। भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर की बात होगी तो झेलम, सिंधु की सबसे लंबी भारतीय सहायक नदी तो ये सब लोग देख लिए चिनाब, भारत से निकलने वाली नदी तो सबसे, अब सतलज सबसे लंबी है इन पांचों में, लेकिन सतलज भारत से जाने वाली नदी नहीं है। दूसरा सतलज नदी डायरेक्ट उसमें नहीं मिलती है, सतलज खुद पूछेगा सतलज किसकी सहायक नदी है तो सतलज चिनाब की सहायक नदी है। यहाँ पर कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर सतलज की लंबाई सबसे ज्यादा है तो सिंधु की बड़ी सहायक नदी सतलज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सतलज तो खुद चिनाब की सहायक रिवर हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2-3 बात और करेंगे तो उम्मीद है अब लेवल क्लास का थोड़ा सा हाई रखा जाए। यहां तक की बात समझने के बाद अब जरा सुन लो, अब यहाँ पे सब लोग जरा ध्यान दे दो और तब देखना कितना मजा आएगा, नया चीज सीखने जा रहे हो। 5 नदियों के भाग को पंजाब कहते हैं, बैठाएंगे दिमाग में। 5 नदियों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग पंजाब कहते हैं। पंजाब का मतलब है 5 नदियों की भूमि। अब 5 नदी कौन कौन है तो सिंधु को छाट दीजिए और ये जो रिवर आप देख रहे हो ये 5 रिवर, इसी पार्ट को पंजाब क्षेत्र कहते हैं। पंजाब का मतलब केवल कश्मीर से मत समझना, केवल पंजाब से मत समझना, पाकिस्तान वगैरह सब क्षेत्र सीखना है तुम्हें। और ये पंजाब की बात जो आप देखें सप्त सैंधा प्रदेश की बात होगी, ये पंजाब की बात होगी, तो ऋग्वेद के काल में जो चलेगा वो इसकी बात चलेगी। और नदियों के बीच के भाग को यहाँ पर सब लोग सुनेंगे, थोड़ा गौर करेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं और ये दोआब काफी उपजाऊ होता है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब क्षेत्र है, जो बीच का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। फिर आपको क्वेश्चन अगला नंबर आएगा कि रावी और ब्यास के बीच के दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको आएगा इसी तरह से कि जब भी बताओ रावी और चिनाब के बीच के दोआब वाला जो भाग देख रहे हो इसको क्या कहते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार आएगा कि बता दो झेलम और चिनाब के बीच के दोआब के क्षेत्र को क्या कहते हैं। दोआब का मतलब है 2 नदियों के बीच का भाग। ये पंचनद जो देख रहे हो 5 नदी सिंधु छाटो, बाकी के जो 5 नदी देख रहे हो ये पंचनद है।
और पंचनद में ये पांचों भाग मिला के पंजाब कहलाए और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हो गए। इसमें दो नदियों के बीच का जो भाग देख रहे हो ये दोआब क्षेत्र है। तो जल्दी से जल्दी हमको आंसर दे दो, देखते हैं कितने लड़के का सही होता है। ये ब्यास और सतलज के दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाम बता दीजिए, देखें कितने बच्चे हमारे सही कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है सतलज और ब्यास के बीच के भाग को विस्त कहते हैं। एक बार का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है, विस्त है। और कई लड़के सोच रहे हैं विस्त क्या है भाई। तो आपको ध्यान में रखना है कि सतलज और ब्यास के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, काफी उपजाऊ क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को विस्त कहते हैं। फिर विस्त के बाद अगर हम चलेंगे तो अब रावी और ब्यास के बीच के जो है इसी को बारी कहते हैं। पूछा जाएगा बारी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है रावी और ब्यास के बीच के दोआब का जो भाग है इसको बारी कहते हैं। फिर इसी तरह से विस्त क्या था, तो हम लोग देख लिए कि यहाँ सतलज और ब्यास के बीच का जो भाग है इसको विस्त कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो इसको हम लोग रचना कहते हैं। रचना का मतलब हो गया चिनाब और रावी के बीच के भाग, ये रचना है। आपको दिमाग में सेट रखना है चिनाब और रावी इसके बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रचना कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है झेलम और चिनाब के बीच का जो भाग है ये झेलम चिनाब के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। झेलम और चिनाब के बीच के भाग को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, रचना तक पहुंचे हैं। इसका नाम है छाछ, छाछ कहते। और अब जरा दिमाग में अब बैठा लो, एक बार अब इसको सेट करोगे तब 1960 का सिंधु जल समझौता समझाएंगे और तब नदी घाटी परियोजना इसमें जहां समझोगे क्वेश्चन बनने लगेगा। अब देखिए कई राजकुमार जी बहुत अच्छा आंसर दिया है, एक बार फिर से जरा सुन लेंगे। ये हम लोग देखें झेलम नदी और चिनाब नदी के दोआब में जो भाग है इसको छाछ कहते हैं। चिनाब और रावी के बीच का जो भाग है इसको रचना कहते हैं। रावी और ब्यास के बीच का जो भाग है उसको बारी कहते हैं। और ब्यास और हम लोग सतलज के जो बीच का भाग है उसको विस्त कहते हैं। ये बात सब लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। ये सिंधु नदी तंत्र का स्टेप आप देख लिए। अब थोड़ी सी बात हम लोग सुन लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। ये सिंधु जल समझौता को जब समझोगे तब हम जब समझाएंगे डिटेल नदी घाटी परियोजना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज सुने, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ और सिंधु जल समझौता में भारत और पाकिस्तान, चूंकि आपको पहले भी भूगोल में हमने समझाया है कि पाकिस्तान में उस तरह की मानसून वर्षा नहीं होती जो भारत में होते हैं। वहां किरथर सुलेमान कई पर्वत है लेकिन वो मानसून के दिशा के समानांतर है, निकल जाते हैं, रोक नहीं पाता। फिर भी पाकिस्तान कृषि प्रधान देश है, कारण नदियों पर उसने बहुत अच्छे बांध का निर्माण किया है और सिंधु नदी वहां का वरदान है और इसीलिए वो चाहता है कि नदी की पानी हमें मिले। और भारत से रिक्वेस्ट किया, ये तो सौभाग्य है भारत का कि सभी नदियां भारत से पाकिस्तान जा रही है, इसीलिए वो राज कर रहा है। अगर पाकिस्तान से भारत आते रहता तो न जाने कब का क्या क्या करते रहता। कभी उसके आतंकवादी नदी में जहर मिलाने लगते कि उधर मर जाओ इधर ही हो जाओ, ये तो उल्टा धारा है, हम लोग कुछ नहीं करते। अब इसमें जरा ध्यान से सुनेंगे, 1960 में हुआ कि भाई कुल 6 नदी है, सिंधु, झेलम और चिनाब। फिर हम लोग देखें बाकी है रावी, ब्यास और सतलज। तो हम लोग समझौता यही किए कि नदियों पर बांध बांधने से पानी रुक जाएगा। तो हम लोग समझौता किए, वो समझौता था सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। मतलब भारत इन पर बहुत ऊंचा ऊंचा बांध नहीं बांधेगा, अगर बांध भी बांधेगा तो इतना ही बांधेगा कि 80% जल उसको मिल जाए और 20% जल केवल भारत उपयोग करेगा। किन नदियों का? सिंधु, झेलम, चिनाब। लेकिन ये जो 3 नदी है रावी, ब्यास, सतलज, भारत में ही, अब तुमको अभी बताए ब्यास नदी टोटली इंडिया में है, तो इसीलिए अब इंपॉर्टेंट है रावी, ब्यास और सतलज नदी जो देख रहे हो, ये तीनों का 80% जल भारत इस्तेमाल करेगा और 20% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा। ये चीज मुख्य रूप से 1960 का सिंधु जल समझौता कहलाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपको आते हैं, ऋग्वैदिक कालीन नाम भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ये सब लोग आप सभी को क्लियर होगा, जिसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सिंधु का नाम ऋग्वेद में भी सिंधु है, लेकिन झेलम का नाम आप सभी लोग जानते हो वितस्ता है। झेलम का नाम है वितस्ता। चिनाब का नाम सभी लोग जानते हो अस्किनी। चिनाब का नाम क्या है? अस्किनी। फिर रावी का नाम सब लोग जानते हो परुष्णी। 10 राज्य युद्ध काफी इंपॉर्टेंट इतिहास में आएगा जो परुष्णी रावी नदी के किनारे होगा। इसके बाद हम लोग चले ब्यास का विपासा, विपासा और सतलज का हम लोग देखें सतुद्री। कभी कभी नदियों का आपको दिमाग में सेट रखना है, नदियों का ऋग्वैदिक कालीन नाम भी रिवर्स करके आपको पूछ सकता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसमें ध्यान दें। अब इंपॉर्टेंट है इन सभी पे नदी घाटी परियोजना, उससे भी इंपॉर्टेंट अब एक नोटिस है, इस नोटिस को सुन लीजिए। सूचना सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जरा 2 मिनट ध्यान दे दें। चूंकि आपके हमारे द्वारा ऐप पे भी काफी क्लासेस चल रहे थे, बीच में सभी ऐप वाले इधर ही हमारे क्लासेस को कर रहे हैं। 1 तारीख से हमने उनको बोला है, लेकिन 2 तारीख से हम सुबह का जो भी समय है एडमिटेड बच्चों के लिए ही देना है उनको। आपका 31 तक का जो था हमारा, वो अभी नदी का क्रम हम पूरा कर लेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। नदी का क्रम आपका पूरा कर देंगे, नदी घाटी परियोजना है पूरा कर देंगे, बीच में उसको नहीं छोड़ेंगे। बीच में छोड़ने से जो है क्लास हमेशा लगता है कि बहुत अच्छा नहीं लगता। तो जो चीज हम लोग चले हैं कड़ी को, वो भी इधर भी पूरा कर लें। लेकिन हमारे ऊपर भी कई जिम्मेवारी है, हमारी परेशानी आप भी समझते होंगे।
आप लोग के पिछले क्लास में ऑफर वीडियो दिया गया था, हमें ये चीज बहुत अच्छा लगा कि लगभग जितने बच्चे थे उसमें आधा लगभग बच्चे ने लाइक किया। कमेंट्स में हमें लग रहा था कि कई लोग झूठ मूठ का अपना प्रवचन शुरू करेगा कि सर पैसा मांग लिए, फलाना कर लिए, लेकिन जितने कमेंट्स थे हमने देखा सब पॉजिटिव थे। हमें खुशी हुई, शायद लगता है कि हमने आपके साथ इतना जो समय बिताया उसका प्रभाव कुछ रहा हो। हम आभारी हैं आप सभी के, जो आप एक छोटे से वीडियो को भी इतना बढ़िया हमें लगता है आप लोगों ने वायरल किया कि एक दिन में 10,000 के आंकड़ा को टच कर गया। वो हमारे अंदर शक्ति नहीं थी, वे आप सभी लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे जो इतना आगाज प्रेम दिए जिसके कारण उस नंबर को टच कर पाए। यूट्यूब स्टेशन में हम देख रहे थे, हमारे 10 वीडियो जो इधर डाले गए थे उसमें पिछले दिन वो नंबर 1 पोजीशन पे रहा। ये आप लोग के कारण संभव हो पाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और इसीलिए हम इसको बीच में छोड़ भी नहीं रहे। जिन बच्चों का इतना आगाज प्रेम मिला, नहीं पैसा है कोई बच्चे शेयर करके, जिनका था उन्हीं से करवा लिए। हर किसी के पास पैसा हो ये निश्चित नहीं, मैं समझता हूं इस बात, लेकिन उनके लिए भी यूट्यूब पर मैं कुछ बंद बहुत नहीं करने जा रहा। इधर भी आपका कुछ कुछ चलते रहे, लेकिन अब टाइम चेंज हो। वीडियो आज भर छोड़ देंगे, रोहित जी का कहना है आज भर चलिए आप ही का बात, आज रोहित जी के नाम ये वीडियो आज भर छोड़ देंगे। अगले दिन से अब रूटीन थोड़ा सा बदल जाएगा, वीडियो भी नहीं छूटेगा, रूटीन में चेंजिंग हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, सूचना है पहला कि इसमें 2 तारीख से जो लड़के नामांकित हैं उन सभी बच्चों का पूरे कोर्सेस अब दिन में चलेगा। लगातार नए रूटीन आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर पे आप जुड़ जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यूट्यूब क्लास, और इसके पहले आपको बता दें 31 मई और 1 जून यानी कल और परसों, ये 2 दिन सभी बच्चे को हम लोग ऑफर के साथ एडमिशन रखे हैं, जिसमें फी काफी कम किए गए। जो बच्चे को जुड़ना है तो आप ये दोनों में जुड़ सकते हो। आर्थिक दिक्कत है तो घबराओ नहीं, ऑफर आते रहेंगे, लंबा सफर है, फिर कभी आएगा तो होगा। अभी आप नहीं भी लेते हो तो कोई बात नहीं, जिनको आर्थिक दिक्कत नहीं है वो अपना एक अच्छा बेहतर मौका मिला है, आप यहाँ से जुड़ जाए। जितने भी कोर्सेस सब डिटेल वहां बताया गया है। अगर आपको कोई समस्या होगी तो 8294422949। कल हम अपना कोई क्लास नहीं रख रहे हैं, 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक आपके किसी भी बच्चे का कोई बात है हम सुनेंगे। आपकी कोई समस्या है आपसे बात हो पाएगी, तो इस समय आप सभी बच्चे बात हमसे कल कर पाओगे। बाकी टेक्निकल स्टाफ का नंबर 7004238065 ये तो ऑलरेडी कंटिन्यू चल ही रहा है। यूट्यूब पर जो क्लास है अब उम्मीद है कि शाम में हो जाएगा, और नदी वाले जो क्रम है इसको हम पूरा कर लेंगे। नदी और नदी घाटी परियोजना ये क्रम को पूरा कर लेंगे। बाकी बीच बीच में जो हम पढ़ाएंगे अभी अपने एडमिटेड बच्चे को, तो टेस्ट के लिए उससे यूट्यूब पर ही उसको भी लेते आएंगे। तो जो गरीब बच्चे हैं जिनको आर्थिक दिक्कत है वो घबराए नहीं, टेस्ट वाला सेक्शन को इधर देख के वो भी अपना कुछ सिस्टमैटिक कर लेंगे। बाकी स्टेट और तमाम चीज जितने हैं, बिहार स्पेशल, बीपीएससी, तमाम कई चीज, जो बच्चे अगले दरोगा के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे, तो वे बच्चे भी आराम से बीपीएससी बैच में चुपचाप ज्वाइन हो जाओ। ग्रेजुएशन लेवल का सारा फ्री आपका एकदम सिस्टमैटिक हो जाए। जो केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हो, हर किसी बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है। आपको जिस तरह का पैकेज अलाउ करता है आप अपना अलग से भी पैकेज ले सकते हो। वो ऐप है आपका विद्या एजुकेशन ग्रुप। विद्या एजुकेशन ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक भी दे देंगे, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इसमें जो भी चीज है, यूट्यूब वाले बच्चे भी जिनके पास आर्थिक दिक्कत है निराश नहीं होंगे, हम उनके साथ हैं। रूटीन अब बदल जाएगा, नए